मेरा नाम आदित्य है। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच एक पुरानी सी कॉलोनी में रहने वाली स्नेहा अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उलझी हुई थी। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, दिन भर ऑफिस की जिम्मेदारियों में डूबी रहती और रात को थकी हारी घर लौटती। शादी के बाद से ही वह अपने पति रोहन और छोटे बेटे आदित्य के साथ अलग रह रही थी। माता पिता दिल्ली में थे और उनसे अब बस त्योहारों पर ही बात होती थी। माँ अक्सर फोन करती, पर व्यस्तता के चलते स्नेहा की बातें जल्दी खत्म हो जाती। माँ, बाद में बात करती हूँ, अभी बहुत काम है। माँ उदास हो जाती, लेकिन अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं करती। रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजी। स्नेहा ने नींद में करवट बदली और अनसुना कर दिया। दूसरी बार फोन बजा, उसने झुंझला कर स्क्रीन देखी। पापा का फोन था। उसने सोचा, अभी तो बात की थी, फिर से क्या काम आ गया, और फोन साइलेंट कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली में पापा रमेश जी बार बार फोन मिलाते रहे। माँ की तबीयत बहुत खराब थी, अस्पताल ले जाना था, लेकिन अकेले कुछ भी कर पाना मुश्किल था। उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। सुबह स्नेहा ने देखा कि पापा के साथ मिस्ड कॉल थे। वह घबरा कर तुरंत फोन मिलाने लगी, पर अब कोई जवाब नहीं आया। घबराई हुई उसने गांव के पड़ोसी को फोन किया। कुछ देर बाद जो खबर आई, उसने स्नेहा की दुनिया हिला दी। माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने खुद को कोसा, काश बस एक बार फोन उठा लिया होता, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। माँ की पुकार अनसुनी रह गई, हमेशा के लिए। अमावस्या की रात थी। दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित पुराना पीपल का पेड़ हवा के झोंकों से हिल रहा था। उसकी शाखाएं अजीब सी आवाज कर रही थीं, जैसे किसी की कराह सुनाई दे रही हो। लोग इस पेड़ के पास जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि यहाँ किसी की अनसुनी पुकार आज भी गूंजती है। पर यह पुकार किसकी थी, यह कोई नहीं जानता था। इस बार दिल्ली में एक नया व्यक्ति आया था। आदित्य शहर में पला बड़ा, तर्कवादी विचारों वाला ये युवक किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता था। वह यहाँ अपने दादा दादी से मिलने आया था, जो अब वृद्ध हो चले थे। गांव की शांति उसे पसंद आई, लेकिन जब उसने गांव वालों से पीपल के पेड़ की कहानियां सुनी, तो उसे हंसी आ गई। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ अफवाहें हैं, उसने तर्क दिया। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भी उस पीपल के पेड़ के पास गया, वह अजीब घटनाओं का शिकार हुआ। कोई रातों रात बीमार पड़ गया, तो किसी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आदित्य ने इस डर को चुनौती देने का फैसला किया। वह आधी रात को टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ के पास गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कोई है। उसने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी वह आवाज फिर आए, इस बार और स्पष्ट, कोई मेरी बात सुनो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, पर ठंडी हवा और तेज हो गई। अचानक उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने झट से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद आदित्य ने वहां कुछ और समय बिताने का फैसला किया। तभी जमीन पर उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा जंग लगा हुआ था, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। उसने हिम्मत करके बक्सा खोला, तो अंदर एक पुराना पत्र मिला। आदित्य ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र पीला पड़ चुका था, पर शब्द अब भी स्पष्ट थे। दिल्ली में स्नेहा की माँ सुनीता देवी रोज सुबह अपनी छोटी सी बगिया में तुलसी को पानी देती और दूर आसमान को निहारते हुए सोचती, स्नेहा कब आएगी। पति रमेश जी भी उनकी इस उदासी को महसूस करते। एक दिन अचानक सुनीता देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो उन्होंने इसे मामूली कमजोरी समझा, लेकिन जब हालत ज्यादा खराब हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल की बीमारी गंभीर हो चुकी है। उन्होंने अपने पति से कहा, स्नेहा को मत बताना, वह परेशान हो जाएगी। सुनीता देवी को एहसास हो गया था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक खत लिखा, जब तू छोटी थी, तुझे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती थी। तेरा पहला शब्द माँ सुनकर मेरी दुनिया रोशन हो गई थी, पर आज तेरा माँ कहकर पुकारना सुनने को तरस गई हूँ। मैं जानती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गई है, और मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, लेकिन क्या कभी इतना वक्त नहीं निकाल सकती कि अपनी बूढ़ी माँ को देख सके? बेटा, एक दिन जब तू मेरी जगह होगी, तब तुझे मेरी बात समझ आएगी। अगर कभी तुझे मेरी याद आए, तो बस आकर मेरी बगिया में बैठ जाना। तुलसी के पत्तों में मेरी सांसें बसी होंगी। जहाँ बूढ़ी माँ सुनीता देवी अकेली रहती थी, उनकी आंखें कमजोर हो गई थी, शरीर झुका हुआ था, लेकिन हृदय में अपने बेटे के लिए अथाह प्रेम था। उनका बेटा आदित्य बाहर जाकर बड़ा आदमी बन गया था, परंतु माँ को वर्षों से देखने नहीं आया था।
माँ हर रोज उसके पत्र का इंतजार करती, लेकिन अब तो कई साल हो गए थे, कोई चिट्ठी नहीं आई। पर एक दिन जब हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी, तब सुनीता देवी को एहसास हुआ कि अब उनके जीवन का आखिरी खतरा करीब है। सुनीता देवी की उम्र 80 के पार हो चुकी थी, उनकी कमर झुक गई थी, आंखों में धुंधलापन आ गया था और घुटनों में दर्द हमेशा बना रहता था। परंतु उनकी स्मृतियों में अब भी वही पुरानी छवि बसी थी, आदित्य का मासूम चेहरा, उसकी नटखट हंसी और उसके छोटे छोटे हाथ जो माँ के आंचल को पकड़े रहते थे। आदित्य के जाने के बाद सुनीता देवी को अकेलापन खाए जा रहा था। हवेली के दरवाजे पर बैठे बैठे उनकी आंखें राह तकते तकते थक जाती। जब भी डाकिया दिल्ली में आता, उनका मन एक आशा से भर उठता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। मेरा आदित्य जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, माँ हर रोज अपने आप से यही कहती, लेकिन अब उनके मन में एक अजीब डर घर कर गया था। हवेली के अंदर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात में फुसफुसाहट सुनाई देती, छत से किसी के चलने की आवाजें आती, और कभी कभी तो माँ को ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उनके आसपास घूम रही हो। हवेली के रहस्य। सुनीता देवी की हवेली बहुत पुरानी थी। लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं बसती हैं, लेकिन माँ को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वे कहती, जब तक दिल में प्रेम और सच्चाई है, तब तक कोई बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर अब उनकी सोच बदलने लगी थी। रात के समय वे महसूस करती कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है। उनकी खाट अपने आप हिलने लगती, दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखती और हवेली के पुराने दरवाजे बिना किसी हवा के भी चरमराने लगते। एक रात जब वे सो रही थी, तब उन्हें अचानक लगा कि कोई उनके सिरहाने खड़ा है। उन्होंने हिम्मत करके आंखें खोली तो सामने एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें थीं और उसकी सांसें बहुत भारी थीं। माँ घबरा गई, लेकिन उन्होंने अपने डर को पीछे धकेल दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कौन हो तुम? परछाई कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह जब माँ ने दिल्ली को इस बारे में बताया, तो सबने कहा, माँ, वो हवेली में रहने वाली पुरानी आत्मा है, वह आपसे कुछ कहना चाहती होगी। माँ को अब ये समझ में आने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने हवेली की पुरानी अलमारी में एक पुराना पत्र देखा। पत्र पर लिखा था, माँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गया था। हवेली में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था, मैं अब भी यहाँ हूँ। माँ का दिल धक से रह गया। ये पत्र आदित्य का था, लेकिन ये कैसे हो सकता था? आदित्य तो शहर में था, जीवित था, या फिर सुनीता देवी कांप गईं। कहीं ये सच तो नहीं कि उनका बेटा कभी शहर पहुंचा ही नहीं था? कहीं किसी ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया था? उन्होंने हिम्मत करके हवेली के बंद पड़े तहखाने का दरवाजा खोला। वहां अंधेरा था, सीलन भरी बदबू थी। माँ धीरे धीरे अंदर बढ़ी और जब उन्होंने लालटेन जलाई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने की दीवार पर आदित्य की एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसके पास खून से लिखा हुआ था, माँ, मुझे बचाओ। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर माँ को सच्चाई पता चली। सालों पहले जब अजय गांव छोड़ने वाला था, तब कुछ गुंडों ने उसे हवेली में ही मार दिया था और उसकी लाश तहखाने में ही छिपा दी थी। माँ इस सच्चाई से अनजान थी और यही सोचती रही कि उनका बेटा शहर में है। माँ के दिल पर गहरा आघात हुआ, लेकिन अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनके जीवन का आखिरी खतरा आ चुका है। उसी रात माँ को फिर से वही परछाई दिखी, लेकिन इस बार वे डरी नहीं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, तेरा इंतजार अब खत्म हुआ, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी। अगले दिन गांव वालों की मदद से तहखाने की खुदाई हुई और अजय के कंकाल को खोज निकाला गया। पुलिस ने तहकीकात की और उन गुंडों का पता लगाया जिन्होंने आदित्य की हत्या की थी। सभी को सजा हुई। अब हवेली शांत थी, माँ की आत्मा भी अब चैन में थी। एक रात जब वे अपने बिस्तर पर लेटी थी, तो उन्हें लगा कि कोई उनका हाथ पकड़ रहा है। यह आदित्य की आत्मा थी। माँ, अब मैं मुक्त हूँ, एक धीमी आवाज आई। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और उसी रात वे भी हमेशा के लिए सो गई। सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर अपनी सुनहरी किरणें फैला रहा था। श्वेता ने खिड़की से बाहर झांकते हुए महसूस किया कि उसे जल्दी तैयार होना पड़ेगा। आज उसका पहला दिन था नए ऑफिस में और वह किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसके अलार्म ने समय पर नहीं बजा और अब आधा घंटा पहले ही निकल जाना चाहिए था। जल्दी जल्दी ठंडे पानी से मुंह धोकर श्वेता ने अपनी अलमारी से सबसे अच्छा सूट निकाला। आज सबको एक अच्छा प्रभाव देना है, उसने मन ही मन विचार किया। लेकिन समय बहुत कम था, चाय तो क्या, उसे अब नाश्ते का भी समय नहीं मिलेगा। उसने एक सेब झट से अपने बैग में डाल लिया, सोचते हुए कि रास्ते में खा लेगी। ऑटो स्टैंड पर पहुंची तो पता चला कि ऑटो की लाइन लंबी है। धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी।
कुछ देर इंतजार के बाद आखिरकार उसे एक ऑटो मिल गया। वह जल्दी से उसमें बैठ गई और ड्राइवर से ऑफिस की ओर चलने को कहा। रास्ते में ट्रैफिक जाम ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। सड़क पर गाड़ियां रेंग रही थीं। श्वेता ने सोचा, काश आज वह समय पर निकल सकती। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर वह लेट हो गई तो उसका बॉस क्या सोचेगा। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने जल्दी से रिसेप्शन पर अपनी उपस्थिति दर्ज की और मीटिंग रूम की ओर भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मीटिंग तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अंदर कदम रखा और चुपचाप सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गई। मीटिंग के बाद उसके बॉस ने उसे बुलाया। श्वेता को लगा कि अब डांट पड़ेगी, लेकिन बॉस ने उसकी स्थिति समझी और कहा, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आगे से कोशिश करना कि समय पर आओ। श्वेता ने राहत की सांस ली और एक तय किया कि वह आगे से कोई चूक नहीं करेगी। इस घटना ने उसे सिखाया कि वक्त की अहमियत क्या होती है और छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उस दिन के बाद से श्वेता ने अपनी दिनचर्या को बेहतर करने का निश्चय किया। वह समय प्रबंधन और योजना बनाने में माहिर हो गई। अब वह कभी भी देर शब्द को अपने जीवन में स्थान नहीं देती थी। बचपन से ही स्नेहा अपने नाम की तरह सबसे स्नेह और प्रेम से पेश आती थी। उसकी मुस्कान में एक खास जादू था जो किसी भी रूठे हुए इंसान को मना सकती थी। वह एक छोटे से शहर में अपने माता पिता और छोटे भाई आदित्य के साथ रहती। उसके माता पिता स्कूल के अध्यापक थे, इसलिए शिक्षा और नैतिकता का वातावरण उसके घर में हमेशा बना रहता था। स्नेहा बहुत ही संवेदनशील और दयालु थी। किसी को भी दुखी देखती तो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आ जाती। स्कूल में जब कोई बच्चा अकेला महसूस करता तो वह उसका दोस्त बन जाती। कभी किसी की किताबें गिर जाती तो वह बिना कुछ सोचे समझे उन्हें उठाने में मदद करती। उसके इसी व्यवहार के कारण वह सभी की प्रिय बन गई थी। एक बार की बात है, स्नेहा चौथी कक्षा में थी। स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था। स्नेहा को दौड़ में भाग लेना था, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा के पैर में चोट लग गई थी। नेहा को बहुत दुख हो रहा था कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। स्नेहा ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए दौड़ूंगी और जीतकर तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाऊंगी। प्रतियोगिता के दिन स्नेहा पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ दौड़ी। वह पहला स्थान हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसने तीसरा स्थान जरूर प्राप्त किया। ट्रॉफी लेकर वह सीधे नेहा के पास गई और बोली, देखो, मैं हार मान सकती थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने पूरी कोशिश की। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए और उसने स्नेहा को गले लगा लिया। ये स्नेहा की निस्वार्थ दोस्ती और प्यार की एक अनमोल मिसाल थी। समय बीतता गया और स्नेहा बड़ी हो गई। उसने अपने माता पिता से प्रेरणा लेकर शिक्षक बनने का निश्चय किया। उसे लगता था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। जब वह कॉलेज में थी तब भी उसने कई गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन कॉलेज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्नेहा ने उसमें भाग लिया और पूरे जोश के साथ एक प्रभावशाली भाषण दिया। उसने कहा, अगर एक लड़की शिक्षित होगी तो एक पूरा परिवार शिक्षित होगा। अगर हम बेटियों को सशक्त बनाएंगे तो हमारा समाज और भी आगे बढ़ेगा। उसकी बातें सुनकर सभी बहुत प्रभावित हुए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नेहा ने शिक्षक बनने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। कई बार उसे असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाए और आखिरकार उसने सरकारी शिक्षक की परीक्षा पास कर ली। जब उसे पहली बार स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला तो वह बहुत खुश थी। स्नेहा ने अपने छात्रों को सिर्फ किताबों की शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया। वह चाहती थी कि उसके छात्र केवल अच्छे नंबर न लाएं, बल्कि अच्छे इंसान भी बने। उसके पढ़ाने के तरीके से स्कूल में बदलाव आने लगे। बच्चे पढ़ाई में ज्यादा रुचि लेने लगे और उनके माता पिता भी स्नेहा की तारीफ करने लगे। समय के साथ स्नेहा अपने काम में और भी निपुण हो गई। उसने कई बच्चों का भविष्य संवारा और समाज में शिक्षा का दीप जलाए रखा। उसकी मेहनत को देखते हुए सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पल उसके लिए गर्व से भरा था, लेकिन सबसे बड़ा इनाम उसे तब मिला जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बने और आकर बोले, मैम, आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। ये सुनकर स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन छात्रों की सफलता के किस्से सुनते सुनते स्नेहा को एहसास हुआ कि शिक्षा का असली अर्थ क्या होता है। उसकी मेहनत और संघर्ष उनके जीवन में निवेश किए गए समय का फल देने लगे। वह जानती थी कि उन्होंने केवल पाठ्यक्रम नहीं सिखाया था, बल्कि जीवन जीने का ढंग सिखाया था। स्नेहा ने यह भी देखा कि उनके विद्यार्थियों ने न केवल अपने लिए अच्छे करियर बनाए, बल्कि अपने समाज में भी योगदान दिया। वे शिक्षित होकर अन्य बच्चों को भी मार्गदर्शन देने लगे। स्नेहा के दिल में गर्व था कि उन्होंने न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों को साकार करें। समाप्त में
ये कहानी केवल एक शिक्षक की नहीं बल्कि एक प्रेरणा की है। स्नेहा ने सिखाया कि उत्कृष्टता का मतलब केवल पुरस्कार हासिल करना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाना है। उनके विद्यार्थियों की सफलता ने उन्हें प्रमाणित किया कि एक शिक्षक का असली इनाम उनके छात्रों की उपलब्धियां होती हैं। आशा है कि स्नेहा की तरह सभी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही दिशा देने का प्रयास करें। सर्दियों की नर्म धूप पहाड़ों पर बिखरी हुई थी। छोटे छोटे गांवों की पगडंडियां, संकरे रास्ते और हरे भरे जंगलों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती में सुबह का समय था। इस बस्ती का नाम था धवलपुर, जहां लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को संजोकर रखते थे। भूमिका, जिसमें पाठक को विषय, पात्र और वातावरण से परिचित कराया जाता है, यह न केवल पाठक की रुचि को जगाता है बल्कि उन्हें उस विषय के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। चलिए एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से भूमिका का विस्तार से अनुभव करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थीं और हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों का एक समूह अपने अपने गांवों में छुट्टियां मना रहा था। उनमें से एक था आदित्य, एक साधारण लेकिन जिज्ञासु लड़का। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन उसके सपने बड़े। वो हमेशा नई जगहों को देखने और नई चीजों को जानने की इच्छा रखता था। एक दिन आदित्य ने अपने दादा से सुना कि उनके गांव के पास एक पुरानी रहस्यमय गुफा है जिसे सपनों की गुफा कहा जाता था। ये गुफा ऐसी थी जिसमें जाने वाले लोग अपने सबसे छुपे हुए सपनों का सामना करते थे। ये कहानी उसके मन में एक गहरी हलचल पैदा कर दी। क्या सच में कोई ऐसी गुफा थी? क्या वह अपने सपनों से मिल सकता था? उसी शाम आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ इस गुफा की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसके दिल में रोमांच और डर दोनों का मिलाजुला एहसास था। एक ओर उसे नई जगह देखने और साहसिकता का अनुभव करने की खुशी थी, लेकिन दूसरी ओर गुफा के बारे में सुने किस्से उसे भयभीत भी कर रहे थे। क्या वे वास्तव में इस गुफा में जा सकेंगे? इस प्रकार रामू और उसके दोस्तों की कहानी एक शांत गांव से शुरू होती है, जहां से उनकी यात्रा शुरू होने वाली है। हर कदम पर उन्हें नए अनुभव, चुनौतियां और रहस्यों का सामना करना होगा, जो उन्हें न केवल उनकी सीमाओं से परे भेजेगा बल्कि उन्हें उनके अपने सपनों के साथ भी मिलाएगा। अब इस यात्रा के दौरान वे क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे और अंततः क्या वे अपने सपनों को पा सकेंगे, ये जानने के लिए हमें उनकी यात्रा पर साथ चलना होगा। इस तरह भूमिका ने कहानी की आधारशिला रख दी है, जो पाठक को आगे के घटनाक्रम के लिए उत्सुकता के साथ जोड़ देती है। धवलपुर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जो गांव वालों की आस्था का केंद्र था। इस मंदिर में हर दिन सुबह शाम प्रार्थना होती और हर कोई अपने दिन की शुरुआत यहाँ माथा टेक कर करता। मंदिर के बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, नन्ही स्नेहा, जिसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ रखे थे। स्नेहा सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसके माता पिता गांव के किसान थे और गरीबी की मार के बावजूद वे हमेशा खुश रहते थे। स्नेहा का सपना था कि वह भी एक दिन अपनी माँ पिता की मदद कर सके और गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। स्नेहा हर दिन सुबह मंदिर आती, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती और फिर स्कूल चली जाती। उसकी गुरु माँ शिक्षिका अक्सर उससे पूछती, स्नेहा, तुम रोज इतनी श्रद्धा से प्रार्थना क्यों करती हो? स्नेहा हंसते हुए कहती, गुरु माँ, भगवान जी से बस इतनी सी बात कहती हूँ कि हमारे गांव में कभी दुख न आए। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश हुई, नदी उफान पर आ गई और खेतों में पानी भर गया। गांव के कई घरों में पानी घुस गया, जिससे गांव वालों को बहुत परेशानी होने लगी। किसान चिंतित थे क्योंकि उनकी फसलें बर्बाद हो सकती थीं। स्नेहा ने देखा कि उसके पिता भी बहुत परेशान हैं। वह भागकर मंदिर पहुंची और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान जी, हमें बचा लीजिए, हमारे गांव की रक्षा कीजिए। उसकी मासूमियत से भरी प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, बेटी, भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। स्नेहा ने तय किया कि वह गांव वालों की मदद करेगी। वह अपने दोस्तों के साथ घर घर जाकर लोगों से कहने लगी कि हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। सबने मिलकर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए गांव के किनारों पर बांस और लकड़ियां लगाईं। किसानों ने एक दूसरे की मदद से फसल को बचाने की कोशिश की। धीरे धीरे बारिश रुकी और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। जब सब ठीक हो गया तो गांव के बुजुर्गों ने स्नेहा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी मासूम प्रार्थना और तुम्हारी मेहनत ने हमें हिम्मत दी। स्नेहा मुस्कुराए और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर बोली, भगवान जी, सबको खुश रखना। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल और नारंगी रंगों से भर चुका था। नदी के किनारे बैठी स्नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। आज उसका कॉलेज का आखिरी दिन था। 4 साल कैसे बीत गए
उसे पता ही नहीं चला। दोस्ती, पढ़ाई, सपने, संघर्ष, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। स्नेहा एक छोटे जहां लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसका हर सपना पूरा करने के लिए संघर्ष किया था। उसने भी मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पर अब आगे क्या, ये सवाल उसके मन को बार बार झकझोर रहा था। अब आगे क्या? उसके पीछे से एक आवाज आई। वह चौंककर पीछे मुड़ी। यह आदित्य था, उसका सबसे अच्छा दोस्त। 4 सालों में दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, हंसे थे, रोए थे और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया था। मुझे नहीं पता अर्जुन, स्नेहा ने हल्की आवाज में कहा। ऐसा लग रहा है जैसे एक अध्याय खत्म हो गया हो और अब आगे का रास्ता धुंधला है। मुस्कुराया। यही तो जिंदगी है स्नेहा, हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। ये कॉलेज छोड़ने का समय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा सफर खत्म हो गया। अब असली दुनिया में अपने सपनों को सच करने का समय है। स्नेहा ने गहरी सांस ली। अर्जुन की बातों में सच्चाई थी। हर उपसंहार एक नए अध्याय की ओर बढ़ने का संकेत होता है। उसने अपने हाथ में पकड़ी नोटबुक को देखा, जिसमें उसके सारे सपने लिखे थे। सिविल सर्विस परीक्षा पास करना, समाज में बदलाव लाना, अपने गांव की लड़कियों को प्रेरित करना। वह मुस्कुराए और देखा, शायद तुम सही कह रहे हो, यह अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन स्नेहा के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब वह डर नहीं रही थी, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नए सफर के लिए तैयार थी। हर उपसंहार एक नई शुरुआत का संकेत देता है। जो इसे समझ लेता है वह जीवन में कभी नहीं रुकता। रामदयाल को ये बात गहरी लगी। उसने सोचा कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। उसने गांव के अन्य किसानों से भी यह विचार साझा किया और साथ मिलकर एक योजना बनाई। आदित्य ने सोचा कि क्यों न वह कुछ नया प्रयास करें। इस बार उन्होंने जैविक खेती का प्रयोग करने का निर्णय लिया। वे एक नजदीकी सेंचुरी गए और वहां से तकनीकों को सीखा। कड़ी मेहनत और सबकी एकजुटता के परिणामस्वरूप अगली फसल लहलहा उठी। इस फसल को अच्छी कीमत भी मिली और उत्पाद को शहर में भी पहचान मिली। आदित्य और उसके साथियों ने सिद्ध कर दिया कि हारना नहीं बल्कि नए अवसरों को खोजना ही समझदारी है। अब गांव का हर व्यक्ति इस परिवर्तन का साक्षी बना। हर कोई स्नेहा की बात को सच मानने लगा। मेरे गांव में एक छोटी सी दुकान थी, जहां पर सभी महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मेहंदी लगवाने आती थीं। उस दुकान के मालिक की एक खूबसूरत बहन थी। स्नेहा का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था, लेकिन वह हमेशा अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने से मना करती थी। उसका कहना था कि उसे इसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी और वह चाहती थी कि उसकी त्वचा हमेशा साफ और बिना किसी रंग के रहे। मैं, जो स्नेहा का बड़ा प्रशंसक था, हमेशा उसके इस नखरे को झेलता रहा। सिया की खूबसूरती ने मुझे उसकी ओर खींचा और मैंने तय किया कि मैं कुछ नया करूंगा। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी शरारत की जाए और उसके लिए एक छोटी सी योजना बनाए। एक दिन मैंने खुद को एक भेस में ढाल लिया। मैंने एक बुर्का और दुपट्टा पहना और स्नेहा की दुकान पर पहुंच गया। मेरी योजना थी सिया को ये देखने के लिए मजबूर करना कि आखिर मेहंदी कुछ खास है। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो स्नेहा ने मुझे देखा और पहले तो उसे समझ नहीं आया कि यह कौन है, लेकिन जल्दी ही उसने मुझे बुनियादी सामान दिखाने के लिए बुलाया। मैंने ये बहाना बनाया कि मैं एक शादी में जा रहा हूं और मुझे मेहंदी लगवानी है। सिया ने मेरी मदद की और मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, कृपया मुझे अच्छा सा डिज़ाइन लगाइए। सिया ने मेरी बात मान ली और उसने मुझे मुसीबत में नहीं डाला। मेहंदी लगवाने के बाद सोचा मैंने, अब स्नेहा इसे और पसंद करेगी। पर जैसे ही रात्रि हुई मुझे डर लगने लगा कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। लेकिन उस वक्त जो हुआ उसने मेरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रात को जब सब कुछ शांत था, स्नेहा ने अचानक मेरे पास आकर मेरे हाथों की मेहंदी पर ध्यान दिया। उसने एक अजीब सी खुशी महसूस की और कहा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने झूठा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देखो ये कितनी खूबसूरत है। अचानक सिया का एक अपने भाई के बारे में रहस्य सामने आया। उसने कहा, मैं अपने देवर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी भी उसे बता नहीं पाई। मैं चाहती थी कि वह मुझे इस रूप में देखे। मेरा दिल धड़कने लगा। सिया ने कभी यह बात मुझसे साझा नहीं की थी। ये सुनकर मेरे मन में एक नया विचार आया। मैंने कहा, क्यों ना उसे इस मेहंदी के माध्यम से आमंत्रित करें। वह आपको देखकर जरूर आपके प्यार को समझेगा। स्नेहा ने कहा, लेकिन वह मेरी इस बेवकूफ़ी को कैसे समझेगा। मैंने कहा, अगर आप उसे मेरे हाथों में लगे इस डिज़ाइन को दिखाएंगी तो वह समझ जाएगा कि इस पीछे एक कहानी है। आपका प्यार उसकी आंखों के सामने होगा। स्नेहा ने मेरी बात मानी और उसने अपने देवर को आमंत्रित किया। जब वह आया तो मैंने अपने चेहरे का दुपट्टा हटाया और कहा, ये सब सिया के लिए है। वह पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जब उसने सिया के चेहरे की चमक देखी तो उसका दिल भी पिघल गया। इस तरह मेरे छोटे से खेल ने स्नेहा और उसके देवर के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। उसने अपने देवर से अपने दिल की बात की
और उनके बीच एक नया रिश्ता बन गया। इस घटना ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी मजाक और शरारत भी एक खूबसूरत रिश्ते को बनाने का काम कर सकती है। अब सिया मेहंदी को नहीं बल्कि प्यार को प्राथमिकता देने लगी। इस प्रकार मेरे द्वारा किए गए एक छोटे से प्रयास ने दो दिलों को जोड़ने का काम किया और सिया ने मुझे हमेशा के लिए आभार व्यक्त किया। यह एक मीठा राज बन गया जो हमेशा के लिए हमारे जीवन में शामिल हो गया। गहरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हल्की ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को सरसराहट में उलझा रही थी। आदित्य अपने घर से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वह बार बार अपने पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आदित्य पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सपने से परेशान था। हर रात वह खुद को एक अनजान जगह पर पाता था, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली जिसके अंदर से कोई उसे पुकार रहा होता। ये सपना इतना वास्तविक लगता कि उसकी नींद टूट जाती और वह घबराया हुआ बैठ जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसे लगा कि वह आवाज सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि किसी सच्चाई का संकेत है। आदित्य ने अपने बचपन के दोस्त रोहित को इस बारे में बताया। रोहित ने कहा, यार, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें बार बार यही सपना आ रहा है तो हो सकता है कि इसका कुछ मतलब हो। आदित्य ने ठान लिया कि वह उस जगह को ढूंढेगा। उसने अपने सपनों में दिखने वाली जगह की जानकारी जुटानी शुरू की और कई पुरानी किताबों और इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उसे एक गांव की कहानी मिली। वही गांव जो उसके सपनों में आता था। ये गांव शहर से कुछ मील दूर था और वहां जाने के लिए एक जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। लोग कहते थे कि उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां पहले एक अमीर जमींदार रहता था, लेकिन अचानक एक रात वह गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में भूतों का साया है और जो भी वहां जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। आदित्य ने तय किया कि वह इस जगह को खुद जाकर देखेगा। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, वह अपनी बाइक उठाकर उस गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसकी बाइक कई बार लड़खड़ाई, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस हुई और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजने लगी। हवेली के पास पहुंचते ही आदित्य को वही आवाज सुनाई दी जो उसे अपने सपनों में आती थी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। धूल और मकड़ियों के जालों से भरी हवेली में हर चीज टूटी फूटी थी। अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर दिखी। उस तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल उसकी शक्ल का। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह पलटा तो देखा, एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आवाज आए। आदित्य घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे दादा का भाई हूँ। इस हवेली का असली वारिस मुझे जिंदा जला दिया गया था ताकि इस हवेली पर किसी और का हक हो सके। मेरी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में है। आदित्य को झटका लगा, ये कहानी उसके परिवार में कभी नहीं बताई गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वादा किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से बात की। धीरे धीरे उसने सबूत जुटाए और पता चला कि उसके दादा के भाई को वाकई हवेली की संपत्ति के लिए मार दिया गया था। आदित्य ने पुलिस की मदद से उस मामले को फिर से खुलवाया और हवेली को अपने परिवार के नाम वापस दिलवाया। आखिरी बार जब वह हवेली गया तो उसे वही आवाज आई, लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं, शांति थी, जैसे किसी को उसकी तलाश पूरी हो गई हो। आदित्य ने राहत की सांस ली। उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। चंद्रमा भी काले बादलों में छिपा था, जैसे किसी भयावह रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली की ओर बढ़ते कदमों की आहट सुनाई दी। यह कदम किसी और के नहीं बल्कि आदित्य और उसकी मित्र मंडली के थे। वे इस हवेली के बारे में सुन चुके थे कि वहां आत्माएं बसती हैं और जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। आदित्य एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। उसने ठान लिया था कि वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करके रहेगा। उसके साथ स्नेहा, करण और आदित्य भी थे। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने लगे। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग लगा हुआ था, मगर हल्के धक्के से ही वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा घना था और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? स्नेहा ने घबराते हुए पूछा। डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। उन्होंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और जगह जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें उन्हें घूरती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक हवा में एक सिसकारी गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी ठंडी और रहस्यमयी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आदित्य ने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ हवा का असर होगा, करण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। वे आगे बढ़े और एक विशाल हॉल में पहुंच गए। वहां बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी जिस पर कुछ धूल भरी किताबें रखी थीं।
आदित्य ने एक किताब उठाई और उस पर लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश की। अभिशप्त आत्माएं। जैसे ही उसने किताब खोली, एक जोरदार झटका लगा और हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। हवा तेज हो गई और मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। अब सभी को महसूस होने लगा कि यहाँ कुछ अजीब जरूर है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, स्नेहा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन अमन अभी भी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसमें लिखा था कि यह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी जो काले जादू का अभ्यास करता था। एक दिन उसने अमरता का रहस्य जानने के लिए एक बलि चढ़ाए, लेकिन उसी के कारण वह आत्माओं के श्राप का शिकार हो गया। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही थी। अचानक कमरे में जोरदार ठहाका गूंजा। उनके सामने एक काला धुंधला आकार उभरने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह स्वर भयावह था। अब तो सभी के होश उड़ गए। वे तेजी से दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर किताब को जमीन पर फेंक दिया और जोर से चिल्लाया, हम यहाँ बिना इरादे के आए थे, हमें जाने दो। कुछ क्षणों तक शांति रही, फिर अचानक हवेली हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। दरवाजा जोर से खुला और बिना समय गंवाए सभी बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सभी हाँफ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वह सच में कोई आत्मा थी या सिर्फ एक भ्रम। आदित्य ने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। खिड़की पर वही लाल आंखें चमक रही थीं, जो उन्हें घूर रही थीं। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।